चुनकर आने के लिए ईवीएम का उपयोग करना है, वोटर्स का उपयोग नहीं करना है। वोटर्स को अपने साथ में लेना नहीं है, वोटर्स को अपने साथ में सहमति लेकर लेना नहीं है। उनकी सहमति से सरकार नहीं बनानी है, उनके समर्थन से सरकार नहीं बनानी है। ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी करके सरकार बनानी है। तो फिर किसी को गोली मारकर कभी भी उड़ा दो, मार दो, हत्या कर दो, और ऐसा बार बार करने के बाद भी सरकार फिर वही चुनकर आती है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये जो बात मैं बता रहा हूं ये बात समझ में आ रही है। ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री हो और ओबीसी की ही गिनती करने के लिए राजी ना हो, तैयार ना हो, सारे पावर एग्जीक्यूटिव उसके पास हो और वो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। ये एग्जाम्पल इस बात को सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए सामने रखा गया है, वास्तविक आरएसएस के लोग देश को चला रहे हैं। ईवीएम मशीन का मैनेजमेंट करने के आधार पर सरकार बनाई जा सकती है, तो किसी को भी गोली मारकर उड़ा दो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि चुनकर आने के लिए ईवीएम का उपयोग करना है, वोटर्स का उपयोग नहीं करना है। वोटर्स को अपने साथ में लेना नहीं है, वोटर्स को अपने साथ में सहमति लेकर लेना नहीं है। उनकी सहमति से सरकार नहीं बनानी है, उनके समर्थन से सरकार नहीं बनानी है। ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी करके सरकार बनानी है। तो फिर किसी को गोली मारकर कभी भी उड़ा दो, मार दो, हत्या कर दो, और ऐसा बार बार करने के बाद भी सरकार फिर वही चुनकर आती है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये जो बात मैं बता रहा हूं ये बात समझ में आ रही है। ईवीएम का मैनेजमेंट करो, ईवीएम की तैयारी करो। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, जहां हमारे देश में ईवीएम मशीन का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां प्रोडक्शन का मैनेजमेंट देखने वाले लोग आरएसएस और भाजपा के लोग हैं। उस फैक्ट्री के जहां ईवीएम बनाई जा रही है, जो डाटा सामने आ रहा है, उस डाटा के आधार पर आपको बता रहा हूं कि वहां आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कारखाना है, फैक्ट्री है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नरेंद्र मोदी को सामने रखा गया है, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला रहा है। आप सोचते होंगे अरे क्या बात कर रहे हो भाई, नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मैं आपको थोड़ा सा सबूत के साथ बताना चाहता हूं, मैं कोई बात बगैर सबूत के बात करने का आदी नहीं हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी है, और ओबीसी की सबसे बड़ी जरूरत जाति आधारित गिनती की है, और ओबीसी का ही आदमी प्रधानमंत्री है, और ओबीसी की ही जाति आधारित गिनती करना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। वो गिनने के लिए तैयार नहीं है। अधिकार देने का जो मामला है वो गिनने के बाद आता है, वो गिनने के लिए ही तैयार नहीं है, और ओबीसी की गिनती करना है, और ओबीसी का ही प्रधानमंत्री है, और ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ओबीसी की ही गिनती नहीं कर रहा है। बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा तर्कसंगत नहीं लगता, ये बात तर्कसंगत नहीं लगती। ऐसा कैसे हो सकता है ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री हो और ओबीसी की ही गिनती करने के लिए राजी ना हो, तैयार ना हो, सारे पावर एग्जीक्यूटिव उसके पास हो और वो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है।
ये एग्जाम्पल इस बात को सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए सामने रखा गया है, वास्तविक आरएसएस के लोग देश को चला रहे हैं। संविधान में एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या है? प्रधानमंत्री होता है और उसके मंत्रिमंडल में और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और उनको संविधान के अनुसार काम करने का अधिकार बहाल किया जाता है और वो जो काम करते हैं उसके बारे में सवाल पूछने का अधिकार विरोधी पार्टी के लोगों को होता है। संसद में उनको सवाल पूछे जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड मिनिस्टरों को जवाब देना पड़ता है। इसको कहते हैं जवाबदेही का सिद्धांत। जो ताकतवर होते हैं दुनिया में वो किसी सवाल का जवाब नहीं देते। ये लोकतंत्र बनाने वाले लोगों ने इस सिद्धांत को माना हुआ है कि जो ताकतवर होते हैं वो अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, अधिकारों का हनन करते हैं और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए पूछने वाली व्यवस्था होनी चाहिए और जवाब देने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में अगर मिनिस्टर है, उसके पास पावर है, तो अपोजिशन पार्टी के पास उनको सवाल पूछने का अधिकार है, उसको जवाब देना बंधन कारक है, कॉन्स्टिट्यूशनली बंधन कारक है, संविधान के रूप में उसको बंधन कारक है, जवाब देना अनिवार्य है, जवाब देना पड़ता है। सरकार आरएसएस के लोग चला रहे हैं, जवाब नरेंद्र मोदी को पूछा जा रहा है, सवाल नरेंद्र मोदी को पूछ रहे हैं, सरकार आरएसएस के लोग चला रहे हैं और कोई भी आरएसएस को सवाल नहीं पूछ रहा है और आरएसएस किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। आरएसएस के लोग जो हैं, जो ब्राह्मण लोगों ने आरएसएस बनाई, उन लोगों को सिद्धांत ही ये है कि वो किसी जवाबदेही के सिद्धांत को मानते ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो इस सिद्धांत को ही नहीं मानते। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र की जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें जवाब देना अनिवार्य है और आरएसएस के लोग सरकार चला रहे हैं मगर किसी प्रकार का जवाब जो है वो दे नहीं रहे। इस वजह से क्या हो रहा है, मोदी को लगता होगा ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, ऐसा लगता होगा, ये ओबीसी का ही आदमी है। ओबीसी के आदमी को नहीं लगता होगा ऐसा तो नहीं माना जा सकता। लगता होगा उसको कि गिनती होनी चाहिए। कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो रही, जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए। एक ओबीसी के प्रधानमंत्री को नहीं लगता होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मगर पावर उसके पास नहीं है, पावर आरएसएस के पास है। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के लोगों ने चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया। इसके पीछे क्या मकसद था? तो ब्राह्मण को भी बना सकते थे ना, जब इतनी गारंटी है कि ईवीएम के द्वारा 2004 और 2009 में 10 साल तक कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम मशीन में घोटाला करके सरकार बनाई, तो 10 साल बीजेपी के लोगों को ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनानी है। जब कांग्रेस के लोगों ने 10 साल ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई तो बीजेपी के लोगों ने कोई इशू तो बनाया नहीं। इतना बड़ा इशू, नेशनल इशू, कोई इशू तो बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? तो आरएसएस के बीच में और बीजेपी के बीच में और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया कि 10 साल ईवीएम के द्वारा घोटाला करके आप अपनी सरकार बनाओ, मगर चुप रहो। हम 10 साल बनाएंगे, आप चुप रहो। तुम 10 साल की सरकार बनाओ, हम चुप रहते हैं। इस तरह से उन लोगों के द्वारा टाइम का बंटवारा करके सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 को
चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने बनाई। एससी, एसटी, ओबीसी के, माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस की सबसे ज्यादा झाड़ू मारने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा वोट देने वाले लोग हैं। मगर ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ने 1885 को कांग्रेस बनाई। कांग्रेस बनाने में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी चारों लोग नहीं थे, केवल ब्राह्मण थे। 1885 को केवल ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। और कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई तो ब्राह्मणों का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री बना दिया। रिकॉर्डेड बातें, जो थ्योरी, जो सिद्धांत बता रहा हूं उसका व्यवहारिक सबूत भी आपके सामने बता रहा हूं। आरएसएस के लोग प्रोपेगेंडा करते हैं हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। ब्राह्मणों ने ही इस देश में ऐसा प्रचार किया, हिंदू मुसलमानों की देवी गाली है। दयानंद सरस्वती का कहना है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, या किसी गैर ब्राह्मण ने भी नहीं कहा। दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों का राष्ट्रीय स्तर का आरएसएस की स्थापना नहीं हुई थी, उस समय का नेता है। आरएसएस की तो उसी 1925 को स्थापना हुई। वो 1850 के बाद वाले लोग हैं, दयानंद सरस्वती वगैरह। उन्होंने ये कहा कि हिंदू मुसलमानों की देवी गाली है, कहने वाला ब्राह्मण है। और दूसरे ब्राह्मण कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। समझना तो पड़ेगा ना, ये दोनों कहने वाले ब्राह्मण हैं। और हम सब लोग गधे से गधे ब्राह्मण को भी हम गधा नहीं मानते। अगर कोई गधा ब्राह्मण है तो भी उसको गधा नहीं मानते, हम उसको पंडित ही मानते। बल्कि नॉर्थ इंडिया में तो किसी भी ब्राह्मण को पंडित जी कहने का रिवाज है। तो इस तरह से ब्राह्मणों का जो सोशल स्टेटस है, ब्राह्मणों का जो समाज रचना में स्थान है, वो सबसे ऊपर होने की वजह से सभी ब्राह्मणों समेत सभी लोगों को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद बराबरी का अधिकार मिला। अगर एग्जाम्पल के लिए बताया जाए, अगर ब्राह्मण 21 साल का है और अछूत 21 साल का है और जंगल में रहने वाला आदिवासी 21 साल का है और ओबीसी जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के अनुसार क्षुद्र है, अगर वो 21 साल का है, तो भारत के संविधान के अनुसार हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का समान अधिकार बहाल हुआ। अगर वो पुरुष है तो बहाल हुआ, अगर वो महिला है तो भी बहाल हुआ। अमेरिका में, यूरोप में महिलाओं को वोट का ही अधिकार नहीं था। आप लोगों को सुनकर भी बड़ा आश्चर्य लगेगा, अरे ये क्या बात कर रहे हो, अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, यूरोप में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। वहां केवल पढ़े लिखे लोगों को, टैक्स पेयर को, जो टैक्स पे करता है केवल उसी को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए और टैक्स पेयर होना चाहिए वहां। मगर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब आंबेडकर ने सभी लोगों को इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।